एक सेकंड होल्ड करो। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ठीक है। तो स्मॉल चेंज इन y प्लस डेल्टा y विल क्रिएट स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। या मैं बोल दूं कि स्मॉल चेंज इन x विल क्रिएट स्मॉल चेंज इन y। तो यहाँ से डेल्टा y हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, मतलब डेल्टा y आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y का fx, ठीक है। इसको ऊपर नीचे डेल्टा x से डिवाइड करिए। अब अगर मैं ये करूं कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, मतलब वो जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है ना। वो जो चेंज है इन x दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में जो डेल्टा x का चेंज है वो बहुत स्मॉल है, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा और आ जाएगा dy by dx is limit delta x approaching to 0 f of x plus delta x minus fx upon delta x। ये हमने याद रखना है, बस यहीं से अप्रोक्सीमेशन लगनी। बात समझ आई? अब जैसे कि एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जांपल है, ये बात समझ में आ गई कि f of x plus delta x माइनस fx अपॉन डेल्टा x, ये आ गया, ठीक। नाउ जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यूज डिफरेंशिएशन to find under root of 36.6, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में है ना, लेट ए फंक्शन बी y इक्वल्स टू रूट x, ठीक। तो dy by dx क्या होगा? dy by dx इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। देखो वैसे तो डेल्टा x बहुत स्मॉल होना चाहिए, बट चलो हम चला लेते हैं काम, ठीक है। ये एक तरह से देखो तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आ रही है, ये टेक्निकल फ्लॉ है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा करते हैं कि x को रख रहे हैं अंडर रूट ऑफ 36 और डेल्टा x को रखूंगा 0.6। अगर मैं यहां से ध्यान दूं तो dy by dx क्या बनता है? अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x अपॉन डेल्टा x, ठीक है ना। बल्कि x को ये नहीं, अब यहाँ पे आके आप x को रखो 36 और डेल्टा x को रखो 0.6, ठीक है जी। dy by dx क्या होगा? 1/2 रूट x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x अपॉन डेल्टा x, ठीक। तो अब आपने यहाँ पे आके x की वैल्यू रखनी है 36 और डेल्टा x की वैल्यू रखनी है 0.6। तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36.6, ये तो हमने निकालना है, माइनस अंडर रूट ऑफ 36 हमें ऑलरेडी नोन है और नीचे आ जाएगा 0.6। तो अंडर रूट ऑफ 36.6 माइनस 6 विल बी, ये उधर ले जाओ, 0.6 अपॉन 2 इंटू 6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6 से 6 किया 0.05। तो अंडर रूट ऑफ 36.6 की वैल्यू आ जाएगी 6.05। देखो इधर बात समझ आएगी नहीं आई?
हाँ प्रांशुल। सर पर हमने सर डेल एक्स 0 को टेंड करता हुआ नहीं किया। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये इस मेथड का फ्लॉ है। अब क्वेश्चन उन्होंने वो दिया जो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कर पाएंगे। वैसे जो एक ये जो इस तरीके जो मेथड्स होते हैं, दे आर मेंट टू फाइंड आउट अंडर रूट ऑफ 36.00000006, इतने छोटे के निकलते हैं। अच्छा, कितने तक की वैल्यू की हम निकाल सकते हैं? डेल एक्स कितना जितने होगा? तक के तेरे बुक में दिए होंगे, जितने के पेपर में आएंगे, कहीं नहीं निकालनी पड़ेगी तेरे को ये वैल्यूज। ठीक है ना? हाँ जी बोलो। एक एलएचएस सेगमेंट दोबारा दिखा दो, एलएचएस नहीं समझ आया। देख भाई दोबारा समझा देता हूँ। मान लो फंक्शन था अपने पास y इक्वल्स टू एफ एक्स, स्मॉल चेंज इन x डेल्टा x हैज क्रिएटेड स्मॉल चेंज इन y डेल्टा y। तो डेल्टा y आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, ये y था एफ एक्स। तो डेल्टा y इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। उसके बाद इसको डेल्टा x से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। अगर इस पर डेल्टा x को अप्रोचिंग टू 0, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस बन जाएगा और ये बन जाएगा dy by dx इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ये स्ट्रेटजी है। अब क्वेश्चन था अपने पास फाइंड अंडर रूट ऑफ 36.6, y इक्वल्स टू रूट x फंक्शन माना, dy by dx क्या हो गया कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। तो ये आ गया, वो लिमिट को छोड़ दिया। dy by dx बन गया 1/2 रूट एफ एक्स, 2 रूट x, जो क्योंकि y जो था वो रूट x था, अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x अपॉन डेल्टा x। अब x को रखा 36, डेल्टा x को रखा 0.6, तो 1/2 रूट 36 बन गया अंडर रूट ऑफ 36.6 माइनस रूट 36 अपॉन 0.6। तो अंडर रूट ऑफ 36.6 माइनस 6 की वैल्यू इसको इधर ले गए, ये आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात? सर 1/2 कहाँ से आया? कहाँ है 1/2? तो एफ एक्स का अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। भाई इस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? समझ गया समझ गया ना? नाउ अगला क्वेश्चन लिखो। इवैल्यूएट 25 की पावर 1/3 यूजिंग डेरिवेटिव्स। करो फटाफट से। ये सिर्फ बोर्ड का पार्ट है। देखो जी, अब फंक्शन मानते हैं y इक्वल्स टू x की पावर 1/3। अपने पास dy by dx है f of x प्लस डेल्टा x
माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये वही है डेफिनेशन, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच का, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो, एक्चुअली मुझे निकालना है 25 की पावर 1/3, तो कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका क्यूब रूट 25 के आसपास, जो मतलब परफेक्ट क्यूब हो 25 के आसपास है और हमें नोन हो। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, आई पुट एक्स एज 27 एंड डेल्टा एक्स एज -2। तो पहली बात तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/3 एक्स की पावर -2/3 इज x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये वैल्यूज उठा के इसमें डाल दो, तो 1/3 साथ में आ जाएगा 1/27 की पावर 2/3 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 25 की पावर 1/3, x को 27 रखा, y को -2 रखा, माइनस 27 की पावर 1/3 अपॉन -2। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 इंटू 27 का क्यूब रूट 3 का स्क्वायर 9, 1/9 इक्वल्स टू 25 की पावर 1/3 -3 अपॉन -2। इसको इधर ले जाओ, तो 25 की पावर 1/3 -3 इज -2 अपॉन 27। तो 25 की पावर 1/3 की वैल्यू आ गई 3 - 2/27। 27 3 is 81, 81 minus 3, 81 minus 2 हो जाएगा 79 अपॉन 27। ठीक है, ये आप अप्रोक्सीमेटली निकाल लेंगे, जो भी आएगा यही आंसर। ठीक है ना, क्लियर है जी ये बात। अगला क्वेश्चन लिखो, find the approximate value of f of 3.02. Find the approx value of f of 3.02 where fx is given as 3x square plus 5x plus 3. करो जी फटाफट से। Find the approx value of 3.02 where fx equals to 3x square plus 5x plus 3. ठीक है ना, dy by dx is f of x plus delta x minus fx upon delta x। तो dy by dx हमने क्या निकाला था, dy by dx हो जाएगा 6x plus 5 equals to f of x plus delta x minus fx upon delta x। अब इसमें आप x को डालो 3 और डेल्टा x को डालो 0.2, तो 6 3 is 18 and 5 23 equals to f of, ये तो आ जाएगा 3.02 माइनस fx हो जाएगा f of 3 अपॉन 0.2, f of 3.02 माइनस f of 3, f of 3 हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज 3 times 3 का स्क्वायर प्लस 5 into 3
प्लस 3 इक्वल्स टू 23 का डबल हो गया 46, तो 46 4.6, ठीक है ना। 3.02 निकालना हमने, ओके एक सेकंड, ये 0.02, तो ये 0.46 आ जाएगा, ठीक है ना। तो f of 3.02 विल बी 0.46 प्लस 27, 30 और 45, तो ये हो गया 45.46। ठीक है जी, आसान सवाल है। बस एक ही स्टोरी है, एक क्वेश्चन और लिख लो। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज in the volume V of a cube. Find the approximate change in the volume V, in the volume V of a cube, of a cube of side x meter caused by increase in the side by 2%. Find the approximate change in the volume V of a cube करो जी फटाफट से। Find the approximate change in the volume V of a cube of side x meter caused by increase in side by 2%. हाँ गम, caused by increase in the side by 2%। 2%. हाँ अनुराग, सर 0.06 x स्क्वायर, x क्यूब 0.06 x स्क्वायर आ रहा सर। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो x क्यूब है, डिफरेंशिएट वॉल्यूम करेंगे इज ना तो x स्क्वायर हो x जाएगा। क्यूब जाएगी। तो डेल्टा v बाई डेल्टा x इज dv बाई dx, यही कर रहे हैं इतनी देर से। dv बाई dx is 3x स्क्वायर, सो डेल्टा v is 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। अब ये जो डेल्टा x है ये क्या है, दिस इज चेंज इन साइड में 2% का चेंज होगा, मतलब कितना चेंज हुआ साइड में कि x का 2/100 दैट इज 0.02x, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 0.02x, तो 0.06x क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ,
change in volume is 6%. ठीक है। ठीक है ना? हाँ गम, सर ये इसमें मतलब कि वो वाले मेथड से नहीं करने थे जैसे हमने पहले करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स वाले मेथड से। हर बार वो चीज थोड़ी ना, इसने सिर्फ वॉल्यूम में चेंज पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा करने के बाद। ठीक है। ठीक है ना? चलो जिस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं, इसकी एक्सरसाइज कर लेना, ऐसी आसान सी एक्सरसाइज है, इसकी कुछ नहीं उसमें। ठीक है, हेडिंग डालो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बोलो जी, किसी को कुछ आइडिया है? देखो जी, इट इज द पॉइंट where a curve changes its concavity. It is the point where a curve changes its concavity. थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा मैं। आयुष, हाँ जी सर। कॉन्केविटी के बारे में हमारे क्या विचार है? सर कॉन्केविटी मतलब या तो ऊपर वाली साइड हो सकती है या नीचे वाली साइड हो सकती है। You can be little more precise. कॉन्केविटी हमें फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर के बारे में बता सकती है। नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का कॉन्केविटी से कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन भी कॉन्केव अपवर्ड हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ऋतिक, सर ये बता देता है अभी कहाँ वही मैक्सिमा मिनिमा क्या होएगा, या वही मतलब नहीं जहाँ कभी कहीं पे भी अगर कर्व कॉन्केव अपवर्ड होगा तो जरूरी नहीं है वहाँ मैक्सिमम हो। चलो सर ये सुन लो, जहाँ पर भी मतलब कनकेविटी में जहाँ स्लोप 0 हो रही है, हमें पता चल जाएगा उसके लेफ्ट में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके राइट में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नहीं, मजा नहीं आया। देखो, हाँ जी अतुल बाबू, बोलो सर। कुछ कॉन्केविटी पे कमेंट करना चाहोगे? सर ऐसे हम किसी चीज पे कमेंट तो नहीं करते, लेकिन अब अगर आप कह रहे हो तो कॉन्केविटी सर अच्छी है, पता चल जाता है सर। ऊपर देख रहे हैं वो नीचे को है, सीधा कटोरा उल्टा कटोरा। चलो देखो, एक ना ये फंक्शन इस तरह का ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड। एक इस तरह ग्राफ है, इनको हम बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड। ठीक है, एज सच कैलकुलस में हम कॉन्वेक्स अपवर्ड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड की नाम की कोई चीज नहीं पढ़ रहे थे।
ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पे उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। कॉन्केव डाउनवर्ड में जो d2y/dx² है वो लेस देन 0 होता है। कॉन्केव अपवर्ड में जो d2y/dx² है वो मोर देन 0 होता है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड हो रहा है तो बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इस तरह से, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कोई कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड डाउनवर्ड तो हो गया, अगर कोई कर्व कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड हो रहा है तो इस बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। यहां पे आप देख रहे हो दिस इज कॉन्केव अपवर्ड, इधर कॉन्केव डाउनवर्ड, यहां पे कॉन्केव अपवर्ड, इस साइड में कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो इस साइड में हो गया d2y/dx² मोर देन 0, सॉरी लेस देन 0। इस साइड में है d2y/dx² मोर देन 0। यहाँ पे इधर है d2y/dx² मोर देन 0, इधर है d2y/dx² लेस देन 0। तो जब d2y/dx² अपना साइन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये जो भी पॉइंट आया जहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, यहाँ पे d2y/dx² इक्वल टू 0। सिमिलरली ये जो पॉइंट है यहाँ पे d2y/dx² इक्वल टू 0। तो वो पॉइंट्स जहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है। चलो वो बात की बात है, अभी हमने क्या ध्यान रखना है, इट इज द पॉइंट वेयर ए कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, ठीक है। इसको अब यहाँ पे ये बनाओ जरा फटाफट से डायग्राम, अगर आप बना रहे हो तो। तो लिखो इट इज द पॉइंट of inflection, point of inflection is the point in a curve, is the point in a curve where a curve changes its concavity, ठीक है, and at this point tangent line या ऐसे लिखो, and at this point curve has a tangent line, and this tangent cuts the graph at this point. मतलब कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या है कि एक तो कर्व की कॉन्केविटी चेंज होगी, इस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट जरूर होगी, इस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट जरूर होगी, और वो जो टेंजेंट लाइन है वो कर्व को काट के जाएगी। जनरली टेंजेंट लाइन क्या एज्यूम की जाती है कि वो कर्व को काटती नहीं है, तो इन पॉइंट्स में जो टेंजेंट लाइन होगी वो कर्व को काटेगी, ठीक है ना। ये तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट,
at point of inflection, at point of inflection, either at point of inflection, either d2y by dx square is 0 if it exists. If it exists and changes its sign, while crossing this point, while crossing this point, or it fails to exist, or it fails to exist. मेरी बात समझ में आई कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिन पॉइंट पे है, या तो उन पे d2y by dx square 0 होगा और उस पॉइंट को क्रॉस करते टाइम उसका साइन चेंज होगा, या फिर d2y by dx square will fails to exist, d2y by dx square fails to exist but still changes its sign, while crossing the point. इसका एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा. While crossing this point. ठीक है जी. Next point. At point of inflection, curve has tangent and this tangent will cut the curve at this point. ठीक है ना. Next, a function cannot have point of inflection and point of extrema at the same point. मतलब एक ही पॉइंट पे कर्व के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा दोनों नहीं आ सकते, एक ही आएगा. वो उतना ऑब्वियस भी है, वो पता भी चल रहा है आपको डायग्राम से. ये बात समझ में आई. अपने एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू x क्यूब. आपने इसको डिफरेंशिएट किया, f डैश x आया 3x स्क्वायर, f डबल डैश x आया 3x. अब आपने f डबल डैश x को 0 कर दिया, तो अपने पास आया 3x इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 0. ठीक है जी. अब अगर मैं ध्यान दूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस f डबल डैश x, अगर आप 0 के थोड़ा सा राइट में रहोगे तो जो f डबल डैश x 3x है वो पॉजिटिव आएगा. बल्कि लिमिट ना लिखूं मैं इसको ना, सिर्फ इतना भी ध्यान दें कि f डबल डैश x at x approaching to 0 plus will be more than 0, क्योंकि 3x है, x पॉजिटिव तो 3x पॉजिटिव, एंड f डबल डैश x at x approaching to 0 माइनस नेगेटिव. 3x है, 0 से छोटी सी कम वैल्यू डालूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा. मतलब 0 के बाद कॉनकेव अपवर्ड, 0 से पहले कॉनकेव
डाउनवर्ड। अब अगर इसके ग्राफ पे ध्यान दोगे ना, इसका इस तरह का ग्राफ होता है। ये देखो, 0 के बाद कॉनकेव अपवर्ड, उससे पहले कॉनकेव डाउनवर्ड। तो यहाँ पे d2y/dx² लेस देन 0 है, ये रहा वो पॉइंट। यहाँ पे d2y/dx² मोर देन 0 है, ये रहा वो पॉइंट। और इस पॉइंट पे d2y/dx² इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई? हाँ तुल, सर अब तो मीनिंगलेस हो गया, मतलब अब जरूरत नहीं है, वो 6x आना था वो बताना था। और सेकेंडली सर, जो अपने अभी हमने ग्राफ बनाया वो x³ का, इसके अंदर अभी यहाँ पे तो कोई मैक्सिमम तो नहीं है ना? क्या नहीं यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं है, वो मैक्सिमम दिख रहा है ना यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हाँ जी, और मतलब अगर हम जो ऊपर जाता हुआ कर्व है उसको हम उल्टा कटोरा बना देते तो कोई और जगह पे मैक्सिमम मैक्स आ जाता। मैं समझा नहीं, दोबारा बोल। जैसे जो x³ का पॉजिटिव x में ऊपर ग्राफ जा रहा है ना सर, अब कोई ऐसा फंक्शन होता जो ऊपर जाके मतलब पहले वाला ग्राफ सेम होता और ऊपर वाला ऊपर जाके फिर नीचे को आने लग जाता, तो वहां पे एक अलग जगह पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाती ना, मैक्सिमम की जो होता। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक है सर। मुझे वैसे समझ नहीं आया तूने अभी क्या पूछा, मैं पर समझ ठीक गया है। सर, सही बोल रहा हूँ। यस डूड। सर मैंने पूछा था आपने एफ ऑफ डबल डैश जो था डबल डेरिवेटिव ऑफ f(0), तो आपने 0 मतलब आपने कैसे लिखा था? मैंने सेकंड डेरिवेटिव को 0 कर दिया तो x0 आ गया। मैंने 0 क्यों किया, मुझे ये नहीं समझ आया। जहां पे सेकंड डेरिवेटिव 0 है वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, या जहां पे सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो वहां पे आने के चांसेस है। अच्छा, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है। एक एग्जांपल है, सपोज करो फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x की पावर 1/4। ठीक, आपने f'(x) निकाला, f'(x) आएगा 1/5 x की पावर -4/5। फिर आपने f'(x) निकाला, ये आएगा -4/25 x की पावर -9/5। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4/5 और 1/x⁻⁵ 9/5। नाउ इसमें एक चीज पता लग रही है कि f'(x) डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। Whereas अगर मैं देखूं कि f'(x) while x is more than 0 will be more than 0 and f'(x) sorry less than 0, क्योंकि बाहर भी तो एक माइनस रखा है ना, will be less than 0 and f'(x) while x is less than 0 is more than 0। मतलब 0 के बाद ये कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, 0 से पहले ये कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन does not exist at x equal to 0, but still it has a vertical tangent at x equal to 0। वर्टिकल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि टेंजेंट विद स्लोप इनफाइनाइट। इसका ना इस तरह का ग्राफ है,
तरह का ग्राफ है इसका, दिख रहा है? तो इधर है ये कॉनकेव अपवर्ड, इधर है कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट d2y by dx square fails to exist. बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, आसान सा सवाल है। अब जैसे मैं बात करूं fx इक्वल्स टू x की पावर 4, एक फंक्शन है, ठीक है। आपने f डैश x निकाला, f डैश x आया 4x की, आपने f डबल डैश x निकाला, f डैश x आया 12x स्क्वायर, फिर आपने f डबल डैश x को 0 कर दिया, मतलब कि 12x स्क्वायर को 0 कर दिया, तो x 0 आ गया। लेकिन f डबल डैश x को अगर मैं x मोर देन 0 पे चेक करूंगा तो भी पॉजिटिव है क्योंकि 12x स्क्वायर है, और f डबल डैश x को x लेस देन 0 पे चेक करूंगा तो भी पॉजिटिव है क्योंकि 12x स्क्वायर। अगर x निगेटिव भी होगा तो भी वो उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब कि 0 के लेफ्ट में भी और 0 के राइट में भी, दोनों ही साइड में ये जो फंक्शन है ये कॉनकेव अपवर्ड है, तो कॉन्केविटी नहीं चेंज हो रही। अगर कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है तो ये वैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, और ना ये दिस इज वेरी ऑब्वियस, हमें सबको पता है कि x की पावर 4 का इस तरह का ग्राफ होता है। सो दिस पॉइंट जहां पे सेकंड डेरिवेटिव 0 है, डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना, इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है ना। बड़े सारे रीजन है, यहाँ पे टेंजेंट कर्व को काट नहीं रही है, कॉन्केविटी नहीं चेंज हो रही, तो नहीं है, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। और एग्जांपल देखो, सपोज करो अपने पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना आपको सिखाया था मैंने, ये fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, उसमें से -1 करने का मतलब इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट नीचे सरका दो, अब इसका मॉड लेना है, इसका मॉड लेने का मतलब नीचे वाले को ऊपर कॉपी कर, तो फाइनली इसका ये ग्राफ आया। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर -1 के मॉड का ग्राफ है, दिस पॉइंट इज 1,0, दिस इज -1,0। अगर मैं ध्यान दूं तो ये कॉनकेव अपवर्ड है, 1 से पहले ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। लेकिन पंगा क्या है कि जो 1,0 पॉइंट है इस पे कॉन्केविटी तो चेंज हो रही है, बट इस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना, ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा ना इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा। हमारी क्या कंडीशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कि उस पॉइंट पे टेंजेंट आए, कर्व को काटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1,0 एंड -1,0, ठीक है, आर नॉट point of inflections because at these points concavity doesn't
कॉन्केविटी चेंज हो रही है, बिकॉज एट दीज पॉइंट्स curve does not have a tangent. आई मेरी बात समझ में? बोलो जी। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चले आगे। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इसमें, ठीक है। एक हेडिंग डालो, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स in a point where dy by dx is, बस ठीक है। जहाँ पे dy by dx 0, मतलब जैसे ये है, आप ये सोचो कि वो पॉइंट जहां पे अगर बिल्कुल टिप पे करके कोई बॉल रखें तो बॉल स्टेशनरी हो जाए, या ये, ठीक है ना। ये स्टेशनरी पॉइंट जहां पे dy by dx 0। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, एक और चीज। फॉर ए डेरिवेबल फंक्शन, between a point of maxima and point of minimum, there will always be a point of inflection. जैसे फंक्शन का ऐसा ग्राफ है सपोज, तो ये मैक्सिमा, ये मिनिमम, इस बीच में ये रहा वो पॉइंट जिस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए। ऐसे ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, तो इस बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए, ठीक है ना। तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा जरूर होगा, ठीक है जी। नाउ आज की लास्ट हेडिंग, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, critical point. These are the points in the domain of a function where either dy by dx is 0 or it fails to exist, whatever is the reason, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे या तो dy by dx 0 है और it fails to exist,
रीजन कुछ भी हो। ठीक है ना, जैसे कि एक फंक्शन का ये ग्राफ है, सपोज करो एक फंक्शन का इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल्स टू a, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। ये वाला पॉइंट रहा होगा एक, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे dy by dx एग्जिस्ट नहीं करता इस वाले पॉइंट पे, जो ये वाला पॉइंट है इस पे dy by dx एग्जिस्ट नहीं करता, और जो ये वाला पॉइंट है इस पे dy by dx 0। ठीक है ना। और देखो जी, एक फंक्शन का सपोज करो इस तरह का ग्राफ है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है बिकॉज dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे dy by dx इज 0। ठीक है ना। इवन एक चीज आपको बताऊं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इट हैज every points in the domain, every point in the domain as critical point, क्योंकि हर जगह पे ही इसका ग्राफ या तो एग्जिस्ट नहीं करता, डिसकंटिन्यूटी आती है, या फिर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब हर जगह पे या तो इसका स्लोप 0 है, dy by dx 0 है, और dy by dx at integers fails to exist। ठीक है ना। तो या तो dy by dx एग्जिस्ट नहीं करता या फिर dy by dx 0। तो इसके सारे ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। हाँ प्रांशुल। सर हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होएगा ना? Stationary point will be a critical point, but every critical point won't be a stationary point। हाँ जी सर, वो तो एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए वो भी होता है। ठीक है और तूने बहुत काम का डाउट पूछा है, लोगों को पता भी नहीं चलता वरना। सर, मैं मजाक कर रहा और कुछ? चलिए, दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। ठीक है ना। और हाँ आगम, सर क्या कहते हैं, जो हमारे एग्जाम्स होंगे ना, तो सर वो उसके लिए सर बीच में थोड़ी सी ब्रेक वगैरह मतलब होगी, तो फिर सर आप नया टॉपिक उसमें मत कराना दीजिए 1 वीक। यार मैंने सभी को क्लियर कर दूं, तेरे एग्जाम की वजह से नहीं, इट वाज प्री प्लान्ड ऑलमोस्ट, कि मैंने इस मंथ में कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करना है। अभी एक तो हमने एओडी की प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, ठीक है, इस चैप्टर की भी बहुत डिमांड है, और उसके अलावा मेरे को थोड़े से 1-2 टॉपिक पुराने जो हैं उनके एडवांस लेवल कराने हैं, तो उसके लिए जैसे भी शेड्यूल रहेगा वी विल सी। ठीक है, बट एनसीईआरटी लेवल पे ये चैप्टर इतना ही है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, इसका डिस्कशन रखेंगे साइमल्टेनियसली, और इसकी सारी एक्सरसाइजेस हमने करनी ही करनी है। इस चैप्टर के जेई लेवल पे भी थ्योरी इतनी ही है। ठीक है ना। बस सिर्फ ये होगा कि अब सिर्फ इलस्ट्रेशंस का लेवल उठेगा, बट थ्योरी इतनी ही है, जेई में भी इतनी है, बोर्ड में भी इतनी है। हाँ तुम सर क्लास कल की ना सुबह ही रखना, दोपहर को ना रखना, केमिस्ट्री का टेस्ट है वो भी पढ़ना होगा। शाम को रखिए सेम टाइम, शायद 4 to 6 ऐसे रखूंगा। सर इतने पे तो टेस्ट होता है 6 बजे मेरे ख्याल से। अभी तो कह रहा दोपहर को टेस्ट है। नहीं, टेस्ट दोपहर को पढ़ना टेस्ट के लिए सर। तो दोपहर को रख लूंगा, कोई नहीं। वाह, सुबह रखने में क्या जा यार रहा है सर। एक टॉपिक नहीं हुआ तेरा केमिस्ट्री में, उसमें कितना पढ़ लेगा तू? हाँ आयुष। सर शाम को नहीं, शाम को टेस्ट है कल को। किस चीज का? वही मंथली वाला हमारा। चलो यार, मैंने टाइम ऐसा करूंगा, मैं अनाउंस कर दूंगा, इसमें किसी ना किसी का स्यापा रहना ही है, किसी का सुबह को, किसी का शाम को, किसी का दोपहर को। ठीक है ना। सर ऐसे तो हमारी सेटिंग, ऐसे तो हमारी सेटिंग कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है ना। वोट कर लेते हैं सर। नहीं, मैंने पूछना ही नहीं किसी से। वोट कर। ना कोई चक्कर नहीं है, बार बार ये करके ना ड्रामा ज्यादा होने लगा है। ठीक है, अनाउंस, जिसकी कन्वीनियंस बने वो आ जाए, जिसकी नहीं बने वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले। ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
हेलो सर लीव तो कर दो मीटिंग। हैं